चलिए, कैसे हैं आप लोग। और इसके पिछले वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दिया था और हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा दिया था, और फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस से मुझे क्या मिला था, शुक्राणु मिलते हैं यानी स्पर्म मिलते हैं। तो आज हम लोग स्पर्म की संरचना पढ़ेंगे, यानी शुक्राणु की संरचना कैसे होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो हम लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की हम संरचना पढ़ने जा रहे हैं। स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी जानते हैं, तो इसे स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखनी है। तो एक रियल में शुक्राणु होता क्या है, यानी स्पर्म क्या होती है, तो वो एक सिंगल सेल्स लिखते हैं यहाँ क्या है, तो सिंगल सेल्स हैप्लॉइड मोटाइल एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है। हमने क्या बोला, कोई अगर आपसे पूछे कि शुक्राणु क्या होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि कैसा है, तो सिंगल सेल्स है, हैप्लॉइड है, मोटाइल है एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है। ये दूसरे शब्द में अगर कोई जनरली ऐसे पूछता है कि ह्यूमन सेल्स के अंदर कौन सी ऐसी संरचना होती है कि जिसमें फ्लेजला उपस्थित होती है, फ्लेजला इसका मतलब उसका जो टेल होती है वो फ्लेजला ही होती है, तो सिर्फ स्पर्म ही एक ऐसी संरचना है जो गैमेट्स में पाई जाती है। स्पर्म एक प्रकार की गैमेट्स है, मेल गैमेट है, तो उसी के अंदर जो फ्लेजला उपस्थित होती थी। भी याद रखे रहिएगा कि शुक्राणु ही ऐसी संरचना है ह्यूमन सेल्स के अंदर जिसमें फ्लेजला पाई जाती है। ठीक है, फिलामेंट को हम फ्लेजला कहते हैं। अब इसके संरचना में एक पर्टिकुलर जो स्पर्म्स होती है उसकी संरचना में क्या क्या भाग होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो शुक्राणु की जो संरचना होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो इनकी संरचना में 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है हेड, सेकंड पार्ट होती है उसकी नेक, थर्ड पार्ट होता है मिडिल पीस और चौथा पार्ट्स होता है टेल। एक स्पर्म के संरचना में इतने पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। चलिए एक डायग्राम में देख के हम देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं शुक्राणु की। ये ऊपर कैपला के स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर पाई जाती है, नहीं इसके एंटीरियर भाग देखें तो कैपला के स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। बाकी इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको डायग्राम भी आनी चाहिए। डायग्राम बहुत अच्छी भी नहीं आनी चाहिए लेकिन फिर भी आनी चाहिए, और स्पेशली बायो डायग्राम आपको बनाना आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप सारी चीज़ों को आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में बनती जाएगी। ये चीज़ होनी चाहिए। ये इसका एक्साइल फिलामेंट जो टेल तक जाती है, ये वाली संरचना और किससे आ जा रही है, तो डिस्टल सेंट्रियोल्स होता है। इसके नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये लगभग हमारी
संरचना कंप्लीट है, थोड़ा सा रह गया है तो हम बना रहे हैं इसको। ये इसके स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो अभी जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं इसके स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसके मिडिल पीस में पाई जाती है और उसकी शेप कैसी होती है तो स्पाइरल होती है। स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार होती है। ये लगभग मेरा डायग्राम कंप्लीट है, अब बस लेबलिंग करनी बाकी है। तो हमने एक सिंगल सेल्स हैप्लॉइड मोटाइल्स एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर की संरचना हमने बनाया है और जिसे स्पर्मेटोजोआ या हम स्पर्म कहते हैं। चूँकि ये सेल है, सिंगल सेल्स है, तो आउटर मोस्ट लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। वो फीचर्स हैं, जितने भी सेल्स होती हैं उनकी फीचर्स होती हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। चलिए हम लेवलिंग कर लेते हैं। तो ये इसका एक्रोसोम कैसे बनती है तो ये इसका निर्माण गोल्जी बॉडी से होती है। गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कोशिका के अंदर पाई जाती है, उससे मिलती है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके पोस्टीरियर का जितना भाग होता है इस हेड का, ये पूरी जो ये वाली जो रीजन है इसका फर्स्ट भाग है जिसे हम हेड कहते हैं। ये वाली जो पोर्शन है इसको हम सेकंड पार्ट है, इसको नेक कहते हैं। यहाँ से ये वाली जो भाग है इसका थर्ड पार्ट है जिसको मिडिल पीस कहते हैं, मिडिल पीस। और ये इसका टेल है, चौथा भाग, इसको टेल कहते हैं। और टेल के दो भाग होते हैं, एक मेन पीस होती है, मेन पीस, और ये इंड पीस कहलाती है, इंड पीस कहलाती है। किसे कहेंगे इंड पीस, अभी देखते हैं। तो एक्रोसोम हो गया, इसमें बहुत सारी एंजाइम भरी होती है, जैसे हाइलुरोनिडेज एंजाइम। जब ये एंजाइम कम काम करता है कि जब ये किसी ओवम के पास जाएगा तो एंजाइम को सिक्रेट करेगा, जिससे ओवम की जो लेयर्स होती है वो डिज़ोल्व होती है। ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें है क्या तो डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन। ये भी याद रखनी है। इसके हेड रीजन में क्या क्या चीज़ होती है तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। उसका पोस्टीरियर भाग इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए बेसिक प्रोटीन्स पाई जाती है। इसके नेक में दो सेंट्रियोल्स होते हैं। वो सेंट्रियोल्स जो न्यूक्लियस साइड में जो सेंट्रियोल्स होता है उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं। और जो नीचे होता है मिडिल पीस की तरफ होता है इसको डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल, यही सेंट्रियोल आगे जाके क्या बनाता है, एक्साइल फिलामेंट बनाता है, एक्साइल फिलामेंट। और ये एक्साइल फिलामेंट कहाँ जाती है तो टेल रीजन तक जाती है। ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाई जाती है और कैसा है, स्पाइरल है, स्पाइरल है। ठीक है, तो हमारी स्पर्म की पूरी डायग्राम है वो लेवलिंग हो चुकी है। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो अब इसकी नॉर्मली बात कर लेते हैं। तो स्पर्म कैसा होता है तो सिंगल सेल्स हैप्लॉइड मोटाइल एंड फिलामेंटस होती है। ये शुक्राणु के बारे, इसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। एक शुक्राणु के स्ट्रक्चर्स में 4 पार्ट्स पाए जाते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे
तो जो हेड शुक्राणु का प्रथम भाग है, इस हेड के एंटीरियर भाग में कैप लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम गोल्जी बॉडी के द्वारा बनी होती है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये एक्रोसोम कब काम करेगा? जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के समय जब ओवम के पास जाएगा। ये एक ओवम की संरचना, ये एक ओवम जो फीमेल गैमेट्स होती है ओवम, जब इसके पास जाएगा तो ये इसके जो एक्रोसोम होते हैं, ये एक्रोसोम ये हाइरुलानिडेज एंजाइम को स्रावित करेंगे और इसकी जो भित्ति परतें होते हैं उसको डिजॉल्व करते हैं ताकि ये अंदर प्रवेश करे, उसको फर्टिलाइज करे। तो ये एक्रोसोम से बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होंगे। जब हम फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कौन कौन से एंजाइम ये सिक्रीट करता है। तो हेड का एंटीरियर भाग यानी अग्रशिरा पे कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम कहलाता है, जो गोल्जी बॉडी की बनी होती है। इसमें बहुत सारे ओवम को लाइश करने वाले बहुत सारे एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसका पीछे का पोस्टीरियर भाग हैप्लॉइड बड़ा सा न्यूक्लियस कहलाता है। किसकी बनी होती है? तो इसमें डीएनए होती है, बेसिक प्रोटीन्स होती है। ये हेड वाला रीजन। दूसरा पार्ट इसका नेक कैसे डिफाइन करेंगे? हेड और मिडिल पीस के बीच में एक छोटी सी इम्बेडेड अंदर की तरफ धसी हुई संरचना नेक कहलाती है। और इसके नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 सेंट्रियोल्स। कैसे जानेंगे? जो न्यूक्लियस साइड के अंदर का जो सेंट्रियोल्स होता है उसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स कहते हैं, और जो मिडिल पीस के सामने होता है उसको डिस्टल सेंट्रियोल्स कहते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स का कोई फंक्शन तो अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जब ये यहाँ पहुँचता है, इस रीजन में पहुँचता है, तो सबसे पहले ये अपने इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से एक प्रेरणा देता है इस ओवम को, और ये क्या करती है अपनी जो सेकेंडरी ओवोसाइट के रूप में रहती है, ये अपनी सेकेंडरी ओवोसाइट कंप्लीट करती है। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के कारण ही होता है, ऐसे माना जाता है। बाकी नीचे का मिडिल पीस के साइड में जो होता है वो डिस्टल सेंट्रियोल्स, ये आगे जाके एक्साइल फिलामेंट का बनाता है। और कह सकते हैं कि यह इस शुक्राणु का टेल रीजन में जाता है और यही इसका फिलामेंट है। इसी को हम फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट एक्चुअली है क्या? तो ये शुक्राणु का यही इसका फ्लेजला है। तो याद रखिएगा, इसी बेस पे हम इसको कहते हैं कि ये मोटाइल है और फिलामेंट इसका टेल किसके हिसाब से है? तो फ्लेजला के हिसाब से है। तो नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स, प्रॉक्सिमल डिस्टियोल्स। इसका जो सेकेंड लार्जेस्ट जो भाग होती है उसको मिडिल पीस कहते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट भाग, सबसे अंतिम जो भाग होता है सबसे बड़ा भाग होता है, इसका टेल सबसे बड़ा भाग होता है। अगर ये देखें मिडिल पीस, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट्स होती है मिडिल पीस। मिडिल पीस पे स्पेशली क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो यहाँ यह MCQ बनती है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्रोमोसोम के या स्पर्म के किस रीजन में पाई जाती है? तो मिडिल पीस में पाई जाती है। कार्य क्या है? ये आपको पता है कि ये गति करेगा, गति करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया इससे एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लियर इतनी बात है? अब आते हैं इसके अंतिम भाग में। अंतिम भाग, इसका अंतिम भाग या कह सकते हैं स्पर्म का सबसे बड़ा भाग टेल कहलाता है। इसके भी 2 भाग है, एक मेन पीस होती है, एक एंड पीस होती है। जहां तक टेल में साइटोप्लाज्म, देखिए हमने लिखा नहीं है, लिख भी दे रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। तो जहां टेल के जिस पोर्शन में साइटोप्लाज्म इसके उपस्थित होती है यानी कोशिका द्रव्य उपस्थित होती है, उसको हम मेन पीस कहते हैं या मेन टेल कहते हैं। और जिस रीजन में साइटोप्लाज्म नहीं पाई जाती है तो उसे हम इंड पीस कहते हैं। और बाहर ये जो संरचना पाई जाती है, ये वाली, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो कोई भी ऐसा सेल्स नहीं होता है, चाहे वो ह्यूमन सेल्स हो, चाहे प्लांट सेल्स हो, चाहे बैक्टीरियल सेल्स हो, आउटर मोस्ट लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होती है। तो ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके ये सारे भाग हो गए, एक बार और रिपीट कर दे रहे। इसका पहला भाग हेड कहलाता है, प्रथम भाग शुक्राणु का हेड कहलाता है। इसके एंटीरियर भाग में कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम कहलाता है। इसका पोस्टीरियर बड़ा सा भाग हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन होती है। दूसरा भाग इसका नेक है। कैसे नेक को डिफाइन करेंगे? तो हेड रीजन मिडिल पीस के बीच में छोटा सा अंदर की तरफ इम्बेडेड धसा हुआ भाग नेक कहलाता है। इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स, जो न्यूक्लियस की तरफ का है उसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो मिडिल पीस की तरफ है उसको डिस्टल
डिस्टल सेंट्रियोल्स। अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स कौन सा काम करेगा, यह जब ओवम के पास जाता है तो वो वहीं से वो एक प्रेरणा देता है, उसी प्रेरणा को पाकर जो ओवम होती है अपनी सेकेंडरी वो साइट कंप्लीट करके मैच्योर ओवम में बनती है। जबकि डिस्टल सेंट्रियोल से वो क्या किसका निर्माण करेगा, एक जाइल फिलामेंट का निर्माण करता है जो टेल तक जाती है। तीसरे भाग यानी सेकेंड लार्जेस्ट भाग मिडिल पीस कहलाता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यह शुक्राणु को ऊर्जा प्रोवाइड करती है। चौथा टेल शुक्राणु का सबसे बड़ा भाग टेल कहलाता है। इसके भी दो भाग है, एक मेन पीस, दूसरा इंड पीस। टेल के जिस रीजन में साइटोप्लाज्म होता है उसको मेन पीस कहते हैं, और जिस भाग में साइटोप्लाज्म नहीं होता है उसे इंड पीस कहते हैं। इसका कार्य क्या है, यह दिशा को परिवर्तन करती है और स्विमिंग में मदद करती है, यानी तैरने में और दिशा परिवर्तन में मदद करती है। एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बात लिखती है, एक स्पर्म के लिए क्या चाहिए, तो एक स्पर्म के लिए 16% नॉर्मल शेप होनी चाहिए। नॉर्मल शेप होनी चाहिए, यानी जो शुक्राणु होते हैं वो 60% नॉर्मल शेप की होनी चाहिए और 40% में वो एक्टिव होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी की डाटा है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन इस पे बनती है कि एक शुक्राणु की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो शुक्राणु यानी स्पर्म जो होता है 16% नॉर्मल शेप की होनी चाहिए और 40% एक्टिव होनी चाहिए। तो फाइनली हमने शुक्राणु का जितनी बातें थी इसमें एमसीक्यू जो बननी थी हमने भी बता दिया, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू बनेगी, तो यही इस रीजन में बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, इसका कार्य क्या है, टेल का कार्य कौन सा है, एक्रोसोम में क्या पाई जाती है, इनका कौन सा कार्य है, तो हमने सारे चीज़ को बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।